हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी पर। सामान्यतः देखा जाता है कि यूपीएससी, हम प्री एग्जाम की बात करें, लगभग 10 से लेकर 20 प्रश्न यूपीएससी में पूछे जाते हैं। अब सोचो 10 से 20 प्रश्न और ये कितना महत्वपूर्ण है। सामान्यतः बच्चों की समस्या है, स्टूडेंट्स की, कि उनके पास बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारा मैटर है, पर उन्हें यह नहीं पता कि किस तरह पढ़ना है ताकि चीजें याद रहे। आज मैं इसी पर चर्चा करूंगा और ज्योग्राफी की कुछ क्लास में यह बताऊंगा आपको कि ज्योग्राफी को पढ़ा कैसे जाता है। मेरा पूरा विश्वास है कि मान लिया जाए यूपीएससी में ज्योग्राफी से लगभग 20 प्रश्न यदि पूछे जाते हैं, तो आप मेरे साथ काम करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मिनिमम 15 से 16 प्रश्न सही कर सकते हैं आप। अर्थात यदि 20 प्रश्न पूछा जाता है तो आपके 15 से 16 प्रश्न, कम से कम 15 से 16 प्रश्न सही हो जाएंगे। हमें यह नहीं कहता कि 20 में 20 प्रश्न भी सही हो सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है जो न तो किसी किताब में है, हो सकता है कि इंटरनेट पर वो चीजें उपलब्ध हो जाए, पर आप खुद सोचो, क्या हम सब कुछ पढ़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आपके पास किताबों का ढेर लगा हुआ है, ये किताब। प्रश्न ये है, कितना याद रहता है और एग्जामिनेशन हॉल तक कितना आपके पास जाता है? अब सोच जरा। इसलिए मैं ज्योग्राफी की कुछ क्लास लेने की कोशिश करूंगा और मेरा पूरा विश्वास है कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, क्योंकि अब तक जिन विद्यार्थियों ने ज्योग्राफी का अध्ययन मेरे साथ मिलकर किया है, उनके प्रश्न कभी गलत नहीं होते। आइए हम लोग बात करते हैं उसी टॉपिक पर। सबसे पहले मैं बात करूं अक्षर। हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे ज्योग्राफी पर, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, इसका मतलब है वायुमंडल का संगठन और संरचना। पहला जो टॉपिक जहां से प्रश्न यूपीएससी में पूछे ही जाते हैं, कंपोजिशन ऑफ एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करें। अभी पहली चीज, एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर कहते किसे हैं? वायुमंडल कहते किसे हैं? वायुमंडल का अर्थ क्या है? एक चीज सोचो, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक आवरण है। ध्यान देना इस बात को, यह आपके अर्थ है पृथ्वी, इसके चारों ओर जो गैस का आवरण है उसे कहा जाता है वायुमंडल। तो ये जो गैसीय आवरण है, इस गैसीय आवरण को कहा जाता है वायुमंडल। सिंपल चीज है, जैसे मान लिया जाए ये पृथ्वी है, ये पेड़ पौधे हैं,
अब सोचो आप, इसके ऊपर जो वायुमंडल है, इस ठीक के अर्थ के ऊपर जो भूपर्पटी है, इसके ऊपर जो वायुमंडल है, वायुमंडल, इस वायुमंडल को ही कहा जाता है, सोचो गैसीय जो आवरण है, उस गैसीय आवरण को ही वायुमंडल कहा जाता है। सामान्य अर्थ यही है कि पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का आवरण है उसे वायुमंडल कहा जाता है। प्रश्न ये है कि गैस का आवरण पृथ्वी के चारों तरफ क्यों है, क्यों बंधा हुआ है? क्योंकि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण यह गैसीय आवरण या गैसों का जो मिश्रण है वो पृथ्वी के चारों तरफ लगा हुआ है। इस गैसीय आवरण को ही वायुमंडल कहा जाता है। अब एक प्रश्न कि जब वायुमंडल की हम बात करेंगे, वायुमंडल एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर की बात करें, प्रश्न यह उठता है क्या एटमॉस्फियर में क्या क्या चीजें हैं? सिंपल चीजें, कंपोजिशन क्या है? द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फियर की बात करें हम लोग, वायुमंडल का संगठन, द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फियर की बात की जाए। अब सोचो जरा, जब एटमॉस्फियर की बात की जाती है, एटमॉस्फियर की बात, तो सामान्यतः देखा जाता है कि एटमॉस्फियर में गैस है, गैस है, वाटर वेपर होता है, जलवाष्प, और तीसरी चीज बात करें हम लोग एरोसोल। या हम बात करें धूल कण, डस्ट पार्टिकल की बात करें हम लोग, अर्थात वायुमंडल में इतनी चीजें होती हैं, गैसें, जलवाष्प, एरोसॉल या धूल कण की बात की जाए। ये जो गैस है, इसमें दो तरह की गैसें होती हैं, एक है कांस्टेंट गैस और दूसरा वेरिएबल गैसेज। स्थिर गैस है और दूसरी चीज वेरिएबल, परिवर्तनशील। हम गैसें की बात करें, कांस्टेंट गैसेस का अर्थ क्या है? कांस्टेंट गैसेस का मतलब होता है वो कांस्टेंट है, उनका अनुपात लगभग स्थिर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, हम उसे कहते हैं कांस्टेंट। जैसे यदि कांस्टेंट गैस की बात की जाए तो सामान्यतः हम सबसे पहले बात करें नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन का जो रेशियो है वह लगभग 78.1%। ध्यान देना, ये जो नाइट्रोजन है उसका रेशियो लगभग है 78.1%। दूसरा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो रेशियो है, और तीसरा है
आर्गन। ये जो कांस्टेंट गैस है, इसमें सामान्यतः 3 गैस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। नाइट्रोजन का जो रेशियो है 78.1% है। ऑक्सीजन का जो रेशियो है 20.9% और आर्गन का जो रेशियो है 0.9% है। अब एक चीज सोचो, इन्हें कांस्टेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका अनुपात फिक्स है, स्थिर है, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जो वेरिएबल गैसेज हैं, परिवर्तनशील गैस का मतलब होता है इसका अनुपात लगातार बदलता रहता है। जैसे वेरिएबल गैसेज में बात हुई CO2 की, बात करें हम लोग CO2, हम ओजोन की बात करें, हाइड्रोजन की बात की जाए, ETC इत्यादि, जिसमें आपका हीलियम, जेनॉन, रेडॉन, ये सारी गैसें, ये वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब परिवर्तनशील। इसका अर्थ यह है कि इनका अनुपात लगातार बदलता रहता है। कभी इनकी मात्रा बढ़ जाएगी और कभी इनकी मात्रा कम हो जाएगी। एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूं कि यूपीएससी में या पीसीएस में प्रश्न यह पूछेगा इनकी भूमिका क्या है, CO2 की भूमिका क्या है, ओजोन की भूमिका क्या है, हाइड्रोजन की भूमिका क्या है, इन गैसों की क्या भूमिका है। अब उसके बाद वाटर वेपर, हम जलवाष्प की बात करें, एरोसोल्स की बात करें। आइए हम देखते हैं CO2 की भूमिका क्या है और इतना महत्वपूर्ण क्यों है। हम CO2 की बात करें, हमेशा ध्यान देना, ये पृथ्वी है, ये पेड़ पौधे हैं, ये सूर्य है, सूर्य से जो रेज आती है उसे कहते हैं सोलर रेडिएशन। ये जो रेज आती है, इस रेज को कहा जाता है सोलर रेडिएशन। इसको कहते हैं सौरिक विकिरण। और ये जो पृथ्वी जो रेज छोड़ती है, इसे कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इसे कहते हैं भौमिक विकिरण। हमेशा ध्यान दो, सूर्य से जो रेज आती है इसे कहते हैं सोलर रेडिएशन, और पृथ्वी से जो रेज निकलती है इसे कहते हैं भौमिक विकिरण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। साइंस का एक नियम है कि जो पिंड या पदार्थ या मैटर जितना ज्यादा गर्म होगा, उससे जो रेडिएशन निकलेगा उस रेडिएशन की लंबाई कम होगी, जिसको कहते हैं लघु तरंगे, शॉर्ट वेव्स कहते हैं उसे। और जो चीज जितनी ज्यादा ठंडी होगी, उससे जो रेज निकलेगी उसकी लंबाई ज्यादा होगी, अर्थात लॉन्ग वेव्स की बात करें तो सूर्य से जो रेज निकलती है, सूर्य चूंकि अत्यधिक गर्म है, इसलिए इससे जो रेज निकलेगी उसकी लंबाई छोटी होगी, तो शॉर्ट वेव्स। तो ये जो है आपका शॉर्ट वेव्स की बात करें, लघु तरंगों की बात करें, पृथ्वी सूर्य की अपेक्षा ठंडी है और ठंडे मैटर से, पिंड से यदि रेज निकलेगी तो उसकी लंबाई ज्यादा होगी, अर्थात
जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, भौमिक विकिरण है, ये लॉन्ग वेव से है। ध्यान सुनो इस बात को, सूर्य से जो रेज निकलती है उसकी लंबाई छोटी हो गई, शॉर्ट वेव्स, और पृथ्वी जिस रेडिएशन को छोड़ती है, जिस रेडिएशन को छोड़ती है उसे कहते हैं लॉन्ग वेव्स, क्योंकि इनकी लंबाई ज्यादा हो गई। एक बात आपसे बताना चाहता हूं, हम सबको यह बात पता होनी चाहिए कि आखिर यूपीएससी और पीसीएस में पूछा क्या जाता है, और मैं केवल उस टॉपिक पर चर्चा करूंगा जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीएससी में। और मेरा पूरा विश्वास है कि यदि आपने ध्यान से इस क्लास को देखा तो प्रश्न गलत नहीं होंगे। ध्यान सुनने इस बात को, मैंने कहा सोलर रेडिएशन और टेरेस्ट्रियल हम रेडिएशन की बात करें। अब हम बात करेंगे CO2 की भूमिका क्या है। एक बात याद रखना, सूर्य से जो रेज आती है उसे कहते हैं सोलर रेडिएशन, और पृथ्वी जिस विकिरण को छोड़ती है उसे कहा जाता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, भौमिक विकिरण कहा जाता है। अब एक प्रश्न उठा, CO2 की भूमिका क्या है और CO2 इतना जरूरी क्यों है? अब देखो आप, ये पृथ्वी है, ये पेड़ पौधे हैं, अब ध्यान देना, ये CO2 है, ये सूर्य है, इससे रेज निकल रही है। अब एक चीज ध्यान देना, CO2 का एक नेचर है, ये CO2 के कण है, एक नेचर है। कार्बन डाइऑक्साइड का एक नेचर क्या है? नेचर ये है कि लघु तरंगों को तो आने देती है, अर्थात ये CO2 का जो नेचर है कि लघु तरंगों के लिए पारगम्य और दीर्घ तरंग के लिए अपारगम्य। ध्यान से सुनो इस बात को, लघु तरंग के लिए पारगम्य और दीर्घ तरंग के लिए यह अपारगम्य की भूमिका निभाती है। सूर्य से जो रेज आती है वह लघु तरंगे हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य अत्यधिक गर्म है, और जो पिंड जितना ज्यादा गर्म होगा उससे जो रेज निकलेगी उसकी लंबाई अत्यंत छोटी होगी, और जो पिंड जितना ज्यादा ठंडा होगा उससे जो रेज निकलेगी उसकी लंबाई लंबी होगी। इस पृथ्वी जो रेज को छोड़ती है जिसे कहते हैं भौमिक विकिरण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, वो लॉन्ग वेव्स है, और सूर्य से जो रेज आती है वो शॉर्ट वेव्स है। अब एक चीज सोचो जरा, ये CO2 का नेचर है। अब ध्यान से सुनना इस बात को, लघु तरंगों के लिए पारगम्य की भूमिका निभाती है और दीर्घ तरंगों के लिए अपारगम्य की भूमिका निभाती है। अब ये सूर्य है, सूर्य से जो रेज आएगी, ये रेज आ रही है, रेज आ रही है, ये CO2 का कण है, स्वाभाविक है इसको पार कर जाएगी, पारगम्य इसको पार कर जाएगी। ये जो रेज आएगी इनके बीच जो स्पेस है यहां से भी ये पार कर जाएगी और पृथ्वी तक आएगी। अब पृथ्वी क्या करेगी? पृथ्वी भौमिक विकिरण के रूप में ताप का उत्सर्जन करती है। अब पृथ्वी क्या करेगी? ताप को छोड़ेगी। ये जो पृथ्वी जो ताप को छोड़ती है तो इसे कहा जाता है भौमिक विकिरण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब ये रेज जाएगी, इन दो CO2 के अणुओं के बीच जो स्पेस है उस स्पेस से बाहर निकल जाएगी और यह अंतरिक्ष में चली जाएगी।
इसका मतलब क्या चीज है? ये जो सूर्य से जो ताप आया, टेम्परेचर आया, भौमिक विकिरण के रूप में ताप अंतरिक्ष में चला गया, क्योंकि पृथ्वी ताप का उत्सर्जन करती है। लेकिन मान लिया जाए कि ये रेज, हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये रेज CO2 के अणु से टकरा रही है, CO2 के अणु से, और CO2 दीर्घ तरंगों के लिए अपारगम्य, अपारगम्य का मतलब होता है जाने नहीं देना। हमेशा ध्यान दो, ये अपारगम्य की भूमिका निभाएगा, अर्थात ये इसको पार जाने नहीं देगा, इसको वापस भेज देगा। मान लिया जाए ये कण इससे टकराता है, रेज CO2 का, तो CO2 ये दीर्घ तरंगे हैं, क्योंकि पृथ्वी ठंडी है, इससे जो रेज निकलेगी उसकी लंबाई ज्यादा होगी, जिसे कहते हैं लॉन्ग वेव्स कहते हैं। ये दीर्घ तरंगे हैं, स्वाभाविक है ये टकराएगी और सीधे पृथ्वी पर वापस आ जाएगी। हमेशा, क्योंकि CO2 लॉन्ग तरंग, लघु तरंगों के लिए, लघु तरंग शॉर्ट वेव्स के लिए पारगम्य की भूमिका निभाती है, और दीर्घ तरंगों के लिए अपारगम्य की भूमिका निभाती है। आप ध्यान से सुनिए इस बात को, पूरी बात। ये सन रेज आ रही है, सोलर रेडिएशन CO2 को पार कर जाएगी और पृथ्वी तक आएगी। पृथ्वी जब ताप को छोड़ती है तो जो CO2 को से टकराएगा वापस चलाएगा पृथ्वी पर, इसे पार नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये भौमिक विकिरण है, ये लॉन्ग वेव से दीर्घ तरंगे हैं, और CO2 दीर्घ तरंगों के लिए अपारगम्य की भूमिका निभाता है। पर इन दोनों के बीच जो स्पेस है, इस स्पेस को पार कर जाएगा ये। अब एक चीज ध्यान देना इस बात को, मान लिया जाए कि ये पृथ्वी है, ये CO2 को जीरो कर दो। आपने CO2 को जीरो कर दिया। जब CO2 का आप जीरो कर देंगे तो हमेशा ध्यान दो इस बात को, सनरेज तो आएगी, फिर क्या होगा, पृथ्वी भौमिक विकिरण के रूप में ताप का उत्सर्जन करेगी। CO2 का कण है ही नहीं। जब CO2 नहीं होगा तो भौमिक विकिरण को रोकने वाला कोई नहीं होगा, और जब रोकने वाला कोई नहीं होगा तो पृथ्वी सूर्य से जिस ताप को ग्रहण करेगी उसी ताप को पुनः छोड़ देगी। इसका मतलब क्या चीज है, पृथ्वी दिन में सूर्य के ताप को ग्रहण करती है और रात में ताप को छोड़ देती है, और भौमिक विकिरण के रूप में ताप का उत्सर्जन कर देती है। CO2 है ही नहीं, तो इस भौमिक विकिरण के रूप में जिस ताप का उत्सर्जन हो रहा है उसको रोकने वाला कोई नहीं है। परिणाम क्या होगा कि पूरा का पूरा ताप अंतरिक्ष में चला जाएगा। जब अंतरिक्ष में चला जाएगा उसका परिणाम क्या होगा कि पृथ्वी का ताप -100 हो जाएगा। यदि पृथ्वी का ताप -100 हो गया, उस कंडीशन में पृथ्वी रहने योग्य नहीं रह जाएगी। अवसर, इसलिए नेचर ने क्या किया है, हमारे वायुमंडल में CO2 की मात्रा फिक्स किया है 0.03%, ताकि पृथ्वी का ताप इतना बना रहे जिसे जीवन संभव हो सके। मान लिया जाए कि हम CO2 की मात्रा को क्या करें, ध्यान दो, हमने CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ा दी। तो ध्यान सुनना, ये जो सोलर रेडिएशन है जो इससे टकराएगा वो तो पृथ्वी तक आ जाएगा, जो इस स्पेस से, दोनों के बीच में स्पेस से, उससे भी गुजरकर पृथ्वी तक आ जाएगा। पृथ्वी जब ताप का उत्सर्जन करेगी, उत्सर्जन, तो जो इसके बीच में पड़ेगा वो तो अंतरिक्ष में चला जाएगा, पर जो इससे टकराएगा वो पृथ्वी पर वापस चला आएगा। हमेशा ध्यान दो, पृथ्वी पर वापस चलाएगा। स्पेस क्यों, क्योंकि ब्रेकर एलिमेंट्स हैं, ये सीधे क्या करेंगे, भौमिक विकिरण को वापस कर देंगे, और हमारी पृथ्वी भौमिक विकिरण से ज्यादा गर्म होती है। अब एक चीज सोचो, मान लिया जाए CO2 की मात्रा
बढ़ा दिया जाए। ये पूरा CO2 है, ये CO2 है, ये पूरा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई, तब होगा क्या? होगा क्या? सोलर रेडिएशन, लघु तरंगे पृथ्वी तक तो आएंगी क्योंकि CO2 को पार कर जाएंगी, लेकिन पृथ्वी जब ताप का उत्सर्जन करेगी तो पूरा पूरा CO2 है, कहीं कोई स्पेस नहीं है। चूंकि स्पेस नहीं है तो ये जो रेज है वापस पृथ्वी पर चली आएगी। तो पृथ्वी दिन में ताप को तो ग्रहण करेगी, रात में जब पृथ्वी ताप को छोड़ती है तो स्वाभाविक है CO2 की मात्रा इतनी ज्यादा है कि वह ताप अंतरिक्ष में नहीं जा पा रहा है, क्योंकि बीच में स्पेस है ही नहीं। CO2 क्या कर रहा है? उसे वापस कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि CO2 दीर्घ तरंगों के लिए अपारगम्य की भूमिका निभाता है। इसका परिणाम क्या होगा कि पृथ्वी का ताप बढ़ता चला जाएगा, पृथ्वी का ताप बढ़ता चला जाएगा। इसे ही कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान, इसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इसका मतलब है कि CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, और जब CO2 की मात्रा में वृद्धि होगी तो पृथ्वी का ताप बढ़ता चला जाएगा, और पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को ही, ध्यान दो, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। अब एक सोचो जरा, पहली चीज, चूंकि CO2 के कारण पृथ्वी के ताप में वृद्धि हो रही है, इसे CO2 को कहते हैं ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। आखिर ग्रीन हाउस गैस CO2 को क्यों कहते हैं, उसके पीछे कारण क्या है? मूल कारण बताता हूं मैं कि ग्रीन हाउस कहते हैं कांच के घर को। यह कांच का घर है, शीशे का घर है, ध्यान देना इस बात को, शीशे का घर है। इसमें क्या होगा? सनरेज अंदर आ जाएगा, सूर्य की किरणें अंदर आएगी, लेकिन कांच का एक नेचर है, नेचर ये कि सूर्य की किरणों को तो आने देगा कांच, लेकिन पृथ्वी जब ताप का उत्सर्जन करती है तो उसको बाहर नहीं जाने देता है। परिणाम क्या होगा कि सूर्य से आने वाला ताप इस कांच के घर में कैद हो जाएगा, जिससे अंदर का ताप बढ़ जाएगा। और कभी कभी अंदर का ताप इतना बढ़ जाता है कि अंदर ताप -+10 और बाहर ताप हो सकता है कि 5 डिग्री हो। सामान्यतः ठंडे प्रदेशों में कांच के घर बनाकर वहां सब्जियों की खेती की जाती है। ये जो कांच का घर है इसे ही कहा जाता है ग्रीन हाउस। इस कांच के घर को ग्रीन हाउस कहा जाता है। अब ध्यान देना इस बात को, इस कांच के घर के कारण अंदर का ताप बढ़ जाता है, और ताप इतना बढ़ जाता है ताकि सब्जियों की खेती संभव हो सके। कई बार ऐसा होता है कि कांच के घर के बाहर का ताप -1 और अंदर का ताप +10। ऐसा क्यों? क्योंकि कांच का घर, सूर्य से किरणें तो आती हैं, पर कांच का एक नेचर है, शीशे का एक नेचर है कि वो वापस बाहर जाने नहीं देता है। तो बाहर से आने वाला ताप अंदर में कैद हो जाएगा, तो अंदर का ताप बढ़ जाता है। कभी आपने सोचा है, जून के महीने में कार को आप खड़ी कर दो धूप में, जब कार को धूप में खड़ा करते हैं तो सनलाइट तो अंदर आएगी, अंदर का ताप बढ़ जाता है, वो ताप बाहर निकल नहीं पाता। तो जब कार का गेट जब खोलते हैं तो अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, अब बाहर का टेम्परेचर अपेक्षाकृत उससे कम होता है। तो जो कार है, कार के जो खिड़कियां हैं, शीशे हैं, उसके थ्रू जो सनलाइट आई अंदर का ताप बढ़ा दिया। वह भी एक प्रकार का ग्रीन हाउस। अब एक चीज सोचो, CO2 ठीक इसी तरह भूमिका निभाता है, क्योंकि CO2 क्या करता है? पृथ्वी से उत्सर्जित ताप को वापस कर देता है, जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ जाता है। इसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। ग्रीन इसे कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण तापमान में वृद्धि को कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। और ग्रीन हाउस इफेक्ट CO2 के कारण होता है, इसलिए CO2 को कहा जाता है ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है।
अब एक चीज सोचो, मान लिया जाए आप CO2 को 0 कर दो, तो दिन में तो ताप, बिल्कुल पृथ्वी ताप को ग्रहण करेगी, और रात में जब ताप को छोड़ देगी तो स्वाभाविक है रोकने वाला कोई नहीं, पूरा का पूरा टेम्परेचर अंतरिक्ष में चला जाएगा। उसका परिणाम क्या होगा कि पृथ्वी का तापमान माइनस में चला जाएगा। इसे ही कहते हैं, हमेशा ध्यान दो, उस स्थिति में जीवन का पनपना संभव नहीं रह जाएगा। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लिया जाए ये सूर्य है, ये बुध है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है, ये मंगल ग्रह, ये बुध है, ये शुक्र ग्रह है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। होता क्या है, सामान्यतः नियम यह है कि जो सूर्य के ज्यादा करीब होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। ये बुध ग्रह शुक्र ग्रह की अपेक्षा सूर्य के ज्यादा नजदीक है, तो बुध का टेम्परेचर शुक्र की अपेक्षा ज्यादा होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। शुक्र का टेम्परेचर बुध से ज्यादा है। अब सोचो, ये शुक्र सूर्य से ज्यादा दूर है, ये बुध सूर्य के करीब है, फिर भी इसका टेम्परेचर इससे ज्यादा है। आखिर शुक्र का टेम्परेचर बुध से ज्यादा क्यों है? क्योंकि शुक्र के वायुमंडल में लगभग 90 से 95 जो प्रतिशत है वो CO2 है। ध्यान देना, 90 से 95% क्या है? CO2 है शुक्र के ग्रह में। तो एक तरह से करोड़ों सालों से सनरेज तो आ रही है, वो ताप बाहर नहीं जा पा रहा है। तो पूरा का पूरा जो शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है वो ग्रीन हाउस की भूमिका निभा रहा है, जिससे शुक्र का ताप लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरह से देखा जाए कि शुक्र के ताप में जो वृद्धि वह एक प्रकार का ग्लोबल वार्मिंग है। इसलिए यह कहा जाता है कि यदि नेचर ने हमारे वायुमंडल में CO2 की मात्रा जो 0.03% फिक्स किया है, इसकी मात्रा में वृद्धि होगी तो प्रॉब्लम। मान लिया जाए इसकी मात्रा बढ़ करके 0.06% हो जाए या 0.02% हो जाए। 0.06% होने का मतलब है CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, और CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो CO2 की मात्रा में जितनी ज्यादा वृद्धि होगी ग्रीन हाउस इफेक्ट उतना ही बढ़ता जाएगा, अर्थात ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होती चली जाएगी। आप सोचो, यदि CO2 की मात्रा कम कर दी गई 0.02%, तो पृथ्वी के ताप में गिरावट होती चली जाएगी। अब एक प्रश्न उठा, इसका मतलब है कि 0.03% से ज्यादा वृद्धि भी हानिकारक, ऐसे कम होना भी हानिकारक। अक्सर आपने पढ़ा होगा कि CO2 की मात्रा में वृद्धि हमारी पृथ्वी के लिए हानिकारक है, और पूरा विश्व समुदाय चिंतित है कि CO2 की मात्रा को कैसे कम किया जाए। तो प्रश्न ये उठता है, आपके दिमाग में ये प्रश्न उठता होगा, क्यों ना CO2 की मात्रा को 0 कर दिया जाए, शून्य कर दिया जाए। अब सोचो, यदि आपने CO2 की मात्रा आपने 0 कर दी, 0%, तो उसका क्या इफेक्ट होगा? सोचो, जो आप 0 करोगे, स्वाभाविक है पृथ्वी जब ताप का उत्सर्जन करती है तो जो ताप अंतरिक्ष में, सोचो, में जाने से रोकने में CO2 की भूमिका होती है, अब रोकने वाला कोई नहीं। परिणाम क्या होगा? पृथ्वी का ताप -100 चला जाएगा, जो रहने योग्य नहीं रह जाएगा। इसलिए नेचर ने क्या किया है? ये फिक्स किया है। अक्सर हम जब प्रदूषण की बात करते हैं तो प्रदूषण का अर्थ क्या है? प्रदूषण का जो अर्थ होता है, अक्सर हम कहते हैं CO2 की मात्रा में वृद्धि। फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्रश्न पूछा जाएगा, प्रदूषण है, फर्स्ट CO2 की मात्रा में वृद्धि, सेकेंड CO2 की मात्रा 0.01% होना। अब एक चीज सोचो,
दोनों सही। केवल ए, बी, सी और डी की बात करें, केवल ए सही। हम गलती क्या करते हैं? प्रदूषण है CO2 की मात्रा में वृद्धि या CO2 की मात्रा 0.01% होना। प्रदूषण का अर्थ क्या होता है? वायु प्रदूषण का अर्थ क्या है? गैसों का एक अनुपात है, यदि उस अनुपात में असंतुलन उत्पन्न हो जाए तो गैसों के अनुपात में असंतुलन उत्पन्न होना ही प्रदूषण कहलाता है। इसका मतलब है कि CO2 की मात्रा में वृद्धि होना भी प्रदूषण है और CO2 की मात्रा में कमी होना भी प्रदूषण है। समानता स्टूडेंट क्या करेगा? मान के चलेगा कि केवल एक सही है, क्योंकि आपने ये पढ़ा है। अब एक चीज सोचो, यदि 0.01% हो गया तो यह भी एक प्रकार का प्रदूषण है। इसका मतलब विकल्प दोनों सही है। एक सिंपल चीज है, हम कैसे गलतियां करने से बचें, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए। और मैं इस क्लास में आपको यह सिखा दूंगा कि गलतियों से कैसे बचा जाए, और मेरी पूरी कोशिश है कॉन्सेप्ट क्लियर करने की। थैंक यू।